नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, ताकि एक बार अक्षांश एवं देशांतर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षांश एवं देशांतर। ध्यान दीजिएगा, यदि आप भारत का मानचित्र देखे होंगे या विश्व का मानचित्र देखे होंगे या विश्व का ग्लोब देखे होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ रेखाएं खींची हुई दिखाई देती हैं। कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर एक दूसरे के समांतर खींची हुई होती हैं, और कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं इस प्रकार से, और जाके यहाँ पर ध्रुवों पर आपस में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। और ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं और अंतिम बिंदु पर जाके आपस में मिल जाती हैं, इन्हीं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब बात ये करते हैं कि क्या पृथ्वी के किसी भी स्थान पर ये रेखाएं आपको दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर ये रेखाएं आपको खींची हुई नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यह वास्तव में वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब ये है, ये रेखाएं हैं नहीं, बल्कि इन रेखाओं को मान लिया गया है। अब बात ये आता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को क्यों माना गया है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को क्यों माना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ना होते हुए भी इन रेखाओं को मान लिया गया है। अब बात यह आता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के आधार पर ही हम लोग देशों की स्थिति बता सकते हैं, और देशांतर रेखा के आधार पर ही समय का निर्धारण किया जाता है। अक्षांशों के आधार पर ही हम लोग ये बता सकते हैं कि कहाँ पर तापमान सामान्यतः ज़्यादा पाया जाएगा, कहाँ पर तापमान सामान्यतः कम पाया जाएगा। अक्षांशों के आधार पर ही हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर संवहनीय वर्षा ज़्यादा पाई जाएगी, कहाँ पर संवहनीय वर्षा कम पाई जाएगी। ये क्या संवहनीय वर्षा है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। अक्षांशों के आधार पर ही हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर जैव विविधता सामान्यतः ज़्यादा पाई जाएगी, कहाँ पर जैव विविधता सामान्यतः कम पाई जाएगी। और अक्षांशों के आधार पर ही हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे ये बता सकते हैं कि कहाँ पर जी का मान कम पाया जाएगा, कहाँ पर जी का मान ज़्यादा पाया जाएगा। और हम लोग जानते हैं, जहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर किसी वस्तु का भार भी ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पर जी का मान कम होगा वहाँ पर किसी वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ना होते हुए भी मान लिया गया है। ठीक है, हालांकि अक्षांश एवं देशांतर का प्रयोग जो है मुख्य रूप से देशों की स्थिति एवं समय के निर्धारण में किया जाता है, लेकिन हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से समय का निर्धारण, संवहनीय वर्षा, जैव विविधता एवं जी के मान का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिल्कुल शुरू से अब बात करते हैं, एक एक को पढ़ेंगे। पहले अक्षांश पढ़ेंगे, फिर देशांतर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर में संबंध क्या है, अक्षांश एवं देशांतर में अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि वास्तव में अक्षांश है क्या। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि वास्तव में अक्षांश है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप होती है। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप होती है। यदि 0 डिग्री पर होगा तो उसी को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, 1 डिग्री पर होगा तो उसी को 1 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, 2 डिग्री पर होगा तो उसी को 2 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि उत्तरी गोलार्ध में होगा तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। नीचे अगर कोणीय दूरी पर 1 डिग्री पर है तो इसी को दक्षिण में है तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा, 2 डिग्री पर है तो 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अक्षांश क्या है, तो अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी की माप होती है। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है, ये हमारा मान के चलते हैं कि गोलाकार पृथ्वी है और इसका केंद्र जो होगा बिल्कुल बीच में होगा। ऐसे समझिए, मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है, तो इसके बिल्कुल बीच में जो होगा उसका केंद्र होगा, और जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची गई हैं वो तो सतह पर मानी गई हैं, उसका केंद्र से तो कोई संबंध नहीं है, वो तो ऊपर ऊपर खींची गई हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये केंद्र है, अब केंद्र के चारों ओर बिल्कुल ऐसे खींच दिया जाए एक रेखा, ऐसे केंद्र के चारों ओर ऐसे खींच दिया जाए 0 डिग्री पर, तो उसी को कहा जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। इसी को क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा। यदि 1 डिग्री पर होगा तो 1 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, 2 डिग्री पर होगा तो 2 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, ऐसे ऐसे कहा जाएगा।
सही है कि नहीं सही है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर मान के चलते हैं केंद्र के साथ ये 1 डिग्री पर है, ये भी इधर से 1 डिग्री पर है, दोनों को मिला दिया जाएगा तो इसी को कहा जाएगा 1 डिग्री अक्षांश। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। इसको इधर से मिला दिया जाए, इसको इधर से मिला दिया जाए, मान लेते हैं 2 डिग्री पर है, ये भी 2 डिग्री पर है, दोनों को मिला दिया जाए तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा 89 डिग्री, इधर भी जाएंगे तो ये भी मिलेगा 89 डिग्री, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो इसे कहा जाएगा 89 डिग्री। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। लेकिन जब 90 वाले पे जाओगे तो यहाँ पर ये जाओगे तो यहाँ पर 90 मिलेगा, इधर से भी जाओगे तो 90 मिलेगा, तो दोनों देखोगे अभी तक 2 अलग अलग बिंदु हुआ करते थे, इसलिए इनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होती थी, इसलिए इन्हें रेखा कहा जाता था। लेकिन 90 वाले में क्या करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे, रेखा नहीं होगा। तो ये पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री पर है तो इसे 90 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा, लेकिन इसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है, इसलिए इसे अक्षांश रेखा नहीं कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे इसकी कुछ न कुछ लंबाई है, इसकी कुछ न कुछ लंबाई है तो इसे अक्षांश भी कहा जाएगा, साथ ही साथ रेखा भी कहा जाएगा। लेकिन इसकी कोई लंबाई नहीं है, बल्कि एक बिंदु के रूप में है। लेकिन 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री अक्षांश तो कहा जाएगा, लेकिन 90 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि ये बात किया जाए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, यदि ये कहा जाए कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा की बात करें तो हम लोग कहेंगे यहां से लेकर 89 तक इधर चले जाएंगे तो 1 से लेकर 89 तक मिलेगा ये, तो 89 अक्षांश रेखा। इसी प्रकार नीचे भी बात करेंगे तो नीचे भी 89 अक्षांश रेखा मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। अब बीच में एक ये 0 डिग्री अक्षांश मिल जाएगा तो बीच में इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 19, 8 दूनी 16, 1 17, तो कुल कितनी अक्षांश रेखा हो जाएगी 179। लेकिन यदि ये बात किया जाए कुल कितने अक्षांश होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि ये कहा जाए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, इस बार अक्षांश रेखा नहीं कहा जाएगा, सिर्फ अक्षांश कहा जाएगा, रेखा नहीं कह रहे हैं, तब हम लोग क्या कहेंगे 90 को भी शामिल करेंगे, तब यहाँ से लेकर 1 से लेकर 90 तक जाएंगे, इसका मतलब 90 हो जाएगा। इधर भी 1 से लेकर 90 तक आएंगे तब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब बीच में एक ये 0 डिग्री वाला हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 90 दूनी 180, 180 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 181। इसका मतलब ये है यदि ये कहा जाए कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। लेकिन यदि ये कहा जाए कुल कितने अक्षांश होते हैं तब हो जाएगा 181। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं, वो अक्षांश तो होते हैं लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये मान लेते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं हैं तो अक्षांश जो होगा ये होगा, और ये है 179 और ये है पूरा का पूरा 181। सही है कि नहीं सही? ठीक है, यहाँ तक समझिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे को अक्षांश रेखा भी कहा जा सकता है और अक्षांश वृत्त भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, ध्यान से समझिए। हमारी गोलाकार पृथ्वी ऐसे है तो ये इसके सतह पर बिल्कुल ऐसे ऐसे खींची गई है ना, तो इसे रेखा भी कहा जा सकता है, वृत्त भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसे रेखा भी कहा जा सकता है, वृत्त भी कहा जा सकता है। तो चाहे ये कहा जाए कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, चाहे ये कहा जाए कुल कितने अक्षांश वृत्त होते हैं, दोनों का उत्तर जो होगा 179 ही होगा। ठीक है, तो चाहे अक्षांश रेखा कहा जाए चाहे अक्षांश वृत्त कहा जाए। इसका मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने देखा कि अक्षांश क्या है और कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं, हम लोग उसको देखते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री पर है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। भाई ये पूरा का पूरा गोलाकार पृथ्वी है तो बिल्कुल ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और सीधी सी बात है, यदि मध्य से होकर गुजरेगा तो यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करेगा। ये उत्तर में है तो इसी को कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण में है तो इसी को कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब यह है भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करेगा, उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में जो अक्षांश होंगे उन्हें कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में जो अक्षांश होंगे उन्हीं को कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये इसका मतलब इसी को 0 डिग्री अक्षांश, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, तो विषुवत रेखा इसलिए कहा जाता है, एक होता है विषुव,
विषुव का मतलब होता है कि ऐसी दशा जहां पर दिन और रात की अवधि बराबर हो, और यह रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर साल के 12 महीने 12 घंटे का दिन पाया जाता है और 12 घंटे की रात पाई जाती है। मतलब साल के 12 महीने यहाँ पर विषुव की दशा पाई जाती है, इक्विनॉक्स की दशा पाई जाती है। इस आधार पर इसे कहा जाता है विषुवत रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा जहां पर साल के 12 महीने विषुव की दशा पाई जाती है। साल के 12 महीने 12 घंटे का दिन पाया जाता है और 12 घंटे की रात पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इस आधार पर इसको विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। और इसी के इस बृहद वृत्त या ग्रेट लाइन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। बृहद वृत्त मतलब ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझना। सीधी सी बात है, ये बिल्कुल मध्य में है तो इसकी लंबाई जो होगी वह सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में निरंतर कमी पाई जाएगी। चूंकि इसकी लंबाई जो होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को बृहद वृत्त भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षांश होते हैं उन्हें कहा जाता है लघु वृत्त। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार में होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बृहद वृत्त। बाकी जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है लघु वृत्त। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम लोग ये भी देखेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक कहा जाता है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक कहा जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात ये करते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा क्यों कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा क्यों कहा जाता है। भाई 23 को कह दिया जाता है, 24 को कह दिया जाता है, 23.5 को ही क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेखाएं जो होती हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखाएं जो होती हैं, ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वह वास्तव में सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वह यहाँ से लेकर ऐसे जाएंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, और फिर यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे जाएंगी, यहाँ तक आएंगे। ना तो इसके उत्तर में ना तो इसके दक्षिण में कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, सूर्य की सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। और जब इस वाली रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, कब पड़ती है, तो यह पड़ता है 21 जून को। जब यहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो उस समय मनाया जाता है कर्क संक्रांति। इस आधार पर इस रेखा का नाम पड़ गया है कर्क रेखा। मतलब ऐसी रेखा जिस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर कर्क संक्रांति मनाया जाता है, उसी को कहा जाता है कर्क रेखा। इसी प्रकार ये वाली भी जो होती है सूर्य की सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करती है, और यहाँ पर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह पड़ती है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। मतलब एक ऐसी रेखा जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर मकर संक्रांति मनाया जाता है, उसी को कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, सूर्य की सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। और जब यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो कर्क संक्रांति होता है, और जब यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो मकर संक्रांति होता है। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं जो होती हैं, ये दोनों रेखाएं जो होती हैं, यह वास्तव में सूर्य के तिरछी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। ये दोनों रेखाएं जो होती हैं यह वास्तव में सूर्य के तिरछी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, और इन क्षेत्रों में साल के 12 महीने तिरछी किरणें ही पड़ती हैं, कभी भी सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और इस वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे नॉर्वे के एमंडसन, और इस वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर पहुँचने वाले पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट पियरे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किन किन अक्षांश रेखाओं को क्या क्या विशेष नाम दे दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, कहाँ पर तापमान कम होगा। तापमान के आधार पर इन अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों को भी कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं। तापमान के आधार पर इन अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्रों को कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं। जैसे ऐसे समझिए,
जब यहाँ से ये वाला भाग जो होती है वह सूर्य की सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी इसका मतलब है कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इस वाले भाग में और इस वाले भाग में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसका मतलब है कि इसकी अपेक्षा यहाँ पर तापमान कम होगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पर तापमान कम होगा। और यहाँ पर तो 6 महीने का दिन पाया जाता है, 6 महीने की रात पाई जाती है इस वाले भाग में भी। इसका मतलब है कि यहाँ पर सूरज की किरणें तो 6-6 महीने पड़ती ही नहीं। इसका मतलब यहाँ तो तापमान बिल्कुल ही कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस आधार पर इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इतना ही लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस वाले भाग को कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इस वाले भाग को कहा जाता है शीतकटिबंधीय क्षेत्र। इसी प्रकार इसको भी शीतकटिबंधीय क्षेत्र ही कहा जाएगा, ठीक है। और इस वाले भाग को भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है, जिन क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं उसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और जिन क्षेत्रों में 6 महीने का दिन या 6 महीने की रात पाई जाती है उसे शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आप किसी भी तरीके से परिभाषित कर सकते हो कि जैसे 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्रों को दोनों गोलार्धों में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। 66.5 से लेकर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री 66.5 से लेकर 90 डिग्री बीच के क्षेत्रों को शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 से कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। इसी को अंग्रेजी में ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को टेम्परेट जोन कहा जाता है, और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों को फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं ये देखा हम लोगों ने, और इनके बीच के क्षेत्रों को भी कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं तापमान के आधार पर, हम लोगों ने वो भी देखा। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में कुछ और क्या क्या अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से कैसे हम लोग तापमान का निर्धारण कर सकते हैं, संवहनीय वर्षा का निर्धारण कर सकते हैं, जैव विविधता का निर्धारण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश रेखा तक के बीच के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, निम्न अक्षांश कहा जाता है। और 45 से लेकर 90 तक के अक्षांशों को कहा जाता है उच्च अक्षांश। कहने का मतलब ये है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में स्थित अक्षांशों को निम्न अक्षांश कहा जाता है, एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित अक्षांशों को उच्च अक्षांश कहा जाता है। और इसका निर्धारण जो किया जाता है वह 45 डिग्री अक्षांश रेखा से किया जाता है। लेकिन कभी कभी भी क्या होता है, इसी को 3 भागों में बांट दिया जाता है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक को तो कहा जाता है निम्न अक्षांश, लो लैटिट्यूड कहा जाता है। लेकिन 30 से लेकर 60 तक को कहा जाता है मिडिल लैटिट्यूड या मध्य अक्षांश, ठीक है। और 60 से लेकर 90 तक को कहा जाता है उच्च अक्षांश। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस चीज़ को समझना। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सामान्यतः निम्न अक्षांशों की लंबाई उच्च अक्षांशों से अधिक होती है, तो सही है। इधर लंबाई ज़्यादा होगी, इधर लंबाई कम होगी, तो सही है। ये पूछा जाएगा सामान्यतः मध्य अक्षांशों की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, मध्य अक्षांशों की लंबाई उच्च अक्षांशों से अधिक होती है, तो हाँ कहेंगे हम लोग मध्य अक्षांशों की लंबाई उच्च अक्षांशों से अधिक होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के आधार पर देशों का स्थिति कैसे बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा गोलाकार पृथ्वी है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश है। मान लेते हैं कि कोई देश यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अभी हम लोग देशांतर समझ जाएंगे तो ये भी और अच्छे से समझेंगे। ये देशांतर समझ जाएंगे। और ये मान लेते हैं कि ये है 8 डिग्री अक्षांश, और ये है मान लेते हैं 15 डिग्री अक्षांश। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाला देश जो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। सही है कि नहीं से इतना स्थिति बता सकते हैं। अब देशों को भी समझ जाएंगे तो और समझ जाएंगे। अब मान लेते हैं कि कोई देश ये है और कोई देश ये है, और बीच में ये देशांतर रेखा खींची गई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये 15 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वास्तव में इसका मान ए नाम है, इसका नाम बी है। तो हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ए और बी का सीमा विभाजन करती है या सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है वह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया का सीमा विभाजन करती है,
ठीक है। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह कनाडा और अमेरिका का सीमा विभाजन करती है, ठीक है, इसको समझिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसको हम लोग एक बार जब वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा को अश्व अक्षांश कहा जाता है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया का सीमा विभाजन करती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा एवं अमेरिका का सीमा विभाजन करता है। और बाकी देशों की स्थिति अभी और अच्छे से कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है, इसी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो सीधी सी बात है, जब सूरज की किरणें आएंगी तो यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी, अभी हम लोगों ने देखा भी। जब सूरज की किरणें यहाँ पर ज़्यादा पड़ेंगी तो यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे सूरज की किरणें कम पड़ेंगी तो क्या होगा, तापमान भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सामान्यतः विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है और ध्रुवों पर तापमान कम पाया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में क्या पाई जाएगी, निरंतर कमी पाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से हम लोग जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी, तो तापमान में कमी पाई जाएगी, टेम्परेचर में कमी पाई जाएगी। सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे समझिएगा, जहां पर तापमान ज़्यादा होगा तो वहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। जहां पर तापमान ज़्यादा होगा तो वहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। जहां पर वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन होकर जलवाष्प जो है वायुमंडल में जाएगा। और जब जलवाष्प वायुमंडल में जाएगा तो वही संघनित होकर बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो वर्षा भी होगी। और ध्यान दीजिएगा, ऐसी वर्षा जो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होती है उसी को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। ऐसी वर्षा जो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होती है उसी को कहा जाता है संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वाष्पीकरण में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। जब वाष्पीकरण में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे उत्तर की ओर मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे संवहनीय वर्षा में भी क्या पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कमी पाई जाएगी। सही है कि नहीं सही है। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे संवहनीय वर्षा में भी निरंतर क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। संवहनीय वर्षा में भी क्या पाई जाएगी, संवहनीय वर्षा में भी कमी पाई जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता जो होता है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है तापमान और दूसरा नंबर होता है वर्षा। जहाँ पर जितना ज़्यादा तापमान होगा और जितना ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। और जहाँ पर तापमान कम होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी, वहाँ पर जैव विविधता कम होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा पाया जा रहा है, संवहनीय वर्षा भी ज़्यादा पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा पाया जाएगा। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता में भी कमी पाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम लोग आगे ये भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता में कमी पाई जाएगी। इसका मतलब है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा और ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। और ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास की जलवायु को कहा जाता है टुंड्रा जलवायु प्रदेश। क्या कहा जाता है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश। इसका मतलब ये है कि विषुवतीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा और ध्रुवीय व टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। और इसमें भी बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने विश्व का मानचित्र बनाना आपको सिखाया था और उसमें ये बताया था कि ये वाला भाग जो है ये दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ पर ये ब्राज़ील है। यहाँ पर ब्राज़ील में या ब्राज़ील के वर्षा वन में या अमेजन बेसिन क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तो जैव विविधता यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई ही जाती है। और इसमें भी यहाँ पर जो ब्राज़ील का वर्षा वन है या अमेजन बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में कैसे अक्षांश के आधार पर ये बता सकते हैं कि कहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा, कहाँ पर जी का मान कम होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई भी ये वस्तु है, ये मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है और ये गति ऐसे कर रही है,
कोई भी वस्तु है और ये ऐसे गति कर रही है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि ऐसे घूर्णन गति करती है या गति करती है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल तो ऐसे लगते हैं जो चीज़ों को ऐसे दूर फेंकने का प्रयास करेगा, ऐसे, ठीक है। और इस वाले बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। और एक बल लगता है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, ऐसे भाई केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करेगा, इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। अब ध्यान से समझिएगा भाई, जहां पर गति ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा तेज नाचेगा, इसका मतलब ये है कि वहां पर अपकेंद्रीय बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही दूर फेंकने का प्रयास करेगा। और जहां पर गति कम होगा, ऐसे ऐसे नाचेगा, बिल्कुल स्लो नाचेगा, इसका मतलब है कि चीज़ों को दूर ही फेंकेगा, ज़्यादा दूर नहीं फेंकेगा, इसका मतलब है कि अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, वहां पर अभिकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। कहने का मतलब जहां पर गति ज़्यादा तो वहां पर अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा, और जब अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा इसका मतलब इसका मान तो कम ही होगा। और जहां पर गति कम, इसका मतलब दूर ज़्यादा नहीं फेंकेगा, इसका मतलब अपनी ओर खींचेगा, वहां पर अभिकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा। अब इसकी तुलना हम लोग पृथ्वी से करते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है, ठीक है। और ये वाली क्या, ये वाली रेखा जो है ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर ये वाले भाग जो हैं ये ध्रुव हैं। ये क्या हैं? ये ध्रुव हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमारी पृथ्वी भी ऐसे ऐसे गति कर रही है, हमारी पृथ्वी भी ऐसे ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति कर रही है। इसका मतलब ये है पृथ्वी पर भी अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल लगता है, पृथ्वी पर भी अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल लगता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा जहाँ पर होगी, पृथ्वी की घूर्णन गति जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा होगा, और जहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति कम होगी वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़, अभिकेंद्रीय बल की तुलना जो है हम लोग जी के मान मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल भी चीज़ों को केंद्र की ओर खींचता है और जी का मान भी चीज़ों को केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर घूर्णन गति जो होती है पृथ्वी की सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वह विषुवत रेखा पर पाई जाती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वह कम होती जाती है या घटती जाती है। इसका मतलब यहाँ पर घूर्णन गति ज़्यादा और यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर घूर्णन गति सबसे ज़्यादा और यहाँ पर घूर्णन गति सबसे कम। और जब यहाँ पर घूर्णन गति सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल का मान भी ज़्यादा होगा सबसे, और जब अपकेंद्रीय बल का मान सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जी का मान जो होगा वह सबसे क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे घूर्णन गति बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि अब केंद्रीय बल का मान बढ़ता जाएगा। अब केंद्रीय बल का मान यहाँ पर आकर जो हो जाएगा वह सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अब केंद्रीय बल का मान जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जी का मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा एवं ध्रुवों पर सबसे कम होती है, इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम एवं ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। और हम लोग जानते हैं W बराबर मतलब भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण। जहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर किसी वस्तु का भार ज़्यादा होगा, और जहाँ पर जी का मान कम होगा वहाँ पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? कम होगा। और जब यहाँ पर जी का मान कम तो यहाँ भार भी कम, और यहाँ पर जी का मान ज़्यादा तो यहाँ पर किसी वस्तु का भार भी हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे किसी वस्तु के भार में निरंतर कमी पाई जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एक फिजिक्स का वैसे ही समझ लीजिए। ये हमारा गोलाकार जो पृथ्वी है, ये पूरा का पूरा मान के चलते हैं कि ये हमारा गोलाकार पृथ्वी है। पृथ्वी के सतह पर जी का औसत मान जो पाया जाता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पाया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं, या ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जी के मान में क्या पाई जाती है? तो जी के मान में कमी पाई जाती है। पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे जी के मान में कमी पाई जाती है। और वायुमंडल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एवं पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान बिल्कुल न्यूनतम 0 माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा, कहाँ पर जी का मान कम होगा। ये तो फिजिक्स की बात है, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब
तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस अक्षांश एवं देशांतर को समाप्त करेंगे और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में देशांतर क्या है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर में क्या संबंध है, अक्षांश एवं देशांतर में क्या अंतर है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो कम से कम 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वास्तव में आपको वीडियो कैसा लगा।